नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को द वंश स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज का जो हम लोग का लेक्चर है यह मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। इसको देखने से पहले हम लोग इस क्लास की विशेषता को 2 से 3 मिनट में देख लेते हैं कि इस क्लास की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो क्लास होगा चैप्टर बाय चैप्टर करके 40 से 45 लेक्चर होंगे और यह जो लेक्चर होंगे करीब 30 मिनट के आसपास एक लेक्चर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 30-30 मिनट का करके 40 से 45 लेक्चर होंगे और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा। यह जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे क्लास होगा अपने आप में संपूर्ण होगा, यानी कि यहाँ से आपको अध्ययन करने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। और यहाँ से यदि जो एग्ज़ाम में यदि जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से यदि सेक्शन रहेगा तो उसमें 80 से 90% जो प्रश्न है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। कितने? 80 से 90%, यानी कि एग्जाम में मान लीजिए 20 प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसमें आपको 16 से 18 क्वेश्चन इस लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। यह जो क्लास है किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है इसे भी हम लोग जान लेते हैं। यह जो एग्ज़ाम है कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी हो या यूपीएससी हो, मुख्य रूप से प्रीलिम्स, या बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या अन्य स्टेट पीसीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, आपको ये बता दूं कि यह जो लेक्चर होगा उस पूरा लेक्चर का हैंड रिटन पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको लिखकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल पूरे फोकस के साथ वीडियो को समझना है, इस लेक्चर को समझना है। ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वह पीडीएफ जो आपको प्राप्त होगा इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट में होगा। यह आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, और हम करेंगे क्या कि इस बोर्ड पे उतना ही लिखेंगे कि आप लोग समझ जाएं। ठीक है, ज़्यादा लिखकर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो पीडीएफ आपको प्रदान किया जाएगा हस्तलिखित, उसमें विस्तार से लिखा रहेगा। यदि आप कोशिश करें कि आप क्लास के साथ में उस पीडीएफ को रखें ताकि आपको बेहतर समझ हो, और यहाँ पे हम उतने ही शब्द लिखेंगे कि आप समझ जाएं। ठीक है, और इसके अलावा ये बता दूं कि यह जो लेक्चर है अपने आप में संपूर्ण है, इसके कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यह नंबर 8587845621 है, इसी पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आखिर कैसे, क्यों और कारण क्या था। तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार था, क्या वह इन कंपनियों के आगमन के बाद प्रारंभ होता है या पहले से था? तो यह जो व्यापार का सिलसिला है मध्यकाल से जो है भारत और यूरोप के बीच व्यापार हो रहा था, किंतु एक टाइम पीरियड आता है 1453। कब? 1453 का एक समय है जब उस्मानिया सल्तनत के द्वारा एशिया माइनर को क्या कर लिया गया, अधिकार में अपना ले लिया गया। किसके द्वारा? तो उस्मानिया सल्तनत के द्वारा एशिया माइनर को अधिकार में ले लिया गया। इस वजह से जो कुस्तुनतुनिया है किसको अधिकार में लिया? तो एशिया माइनर को। ठीक है, एशिया माइनर। इस वजह से कुस्तुनतुनिया पर क्या हुआ? उस्मानिया का नियंत्रण हो गया। किस पे? तो कुस्तुनतुनिया पे इसका नियंत्रण हो गया। इस वजह से इस कुस्तुनतुनिया पर या कह सकते हैं कि जो भारत और यूरोप को जोड़ने वाला जो व्यापारिक मार्ग था उस पे तुर्कों का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। किनका? तो तुर्कों का नियंत्रण हो गया। इस वजह से जो यूरोपीय थे वह इन तुर्कों से दुश्मनी लेना नहीं चाहते थे
और वे लोग एक सुरक्षित समुद्री मार्ग की खोज का तलाश करने लगते हैं। ठीक है, तो जब वे लोग समुद्री मार्ग की तलाश करने का प्रयास करते हैं तो इस समय तक समुद्री मार्ग की खोज करना पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि इस समय जो यूरोपीय शासक थे वो समुद्री मार्गों की खोज को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे थे। ठीक है, और दिशा सूचक यंत्र का भी खोज हो चुका था, जिसकी वजह से समुद्र मार्ग की खोज करना काफ़ी ज़्यादा पहले से आसान था। ठीक है, यह एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल बैकग्राउंड को आपको समझाने के लिए यह आपको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए तो जो यूरोपीय हैं उनमें भारत या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग का खोज करने का प्रयास प्रारंभ किया गया, जिनमें दो देश प्रमुख हैं जो सबसे पहले प्रयास करते हैं। एक है स्पेन, कौन? तो एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। कौन कौन? तो एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। होता क्या है कि 1492 में, कब? 1492 में यहाँ का नाविक था, उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? तो उसका नाम था कोलंबस। इस कोलंबस के द्वारा भारत की खोज करने के लिए निकला गया, किंतु यह समुद्र में भटक जाता है और भटक कर कहाँ चला जाता है? तो यह अमेरिका चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो यह अमेरिका चला जाता है। और इस प्रकार कहा जाता है कि अमेरिका की जो खोज है इस कोलंबस के द्वारा ही किया गया था। तो अमेरिका की खोज किसने किया? तो यह कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज किया गया। इसके बाद पुर्तगाल का एक नाविक था, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। इस वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत की खोज करने के लिए निकला और भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। इस वास्को डी गामा की यात्रा को पुर्तगालियों को पढ़ते वक्त थोड़ी देर बाद हम लोग देख लेंगे कि क्या इसका यात्रा रहा और कौन कौन से एग्जाम के दृष्टि से उसमें तथ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज इतना ही जानते हैं, अभी इतना ही जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में जो है भारत और यूरोप के बीच मार्ग की, समुद्री मार्ग की खोज करता है। इसी को कहा जाता है कि जो वास्को डी गामा है वह भारत की खोज किया था। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो अमेरिका की खोज कोलंबस 1492 में और भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो वास्को डी गामा है जब यह यूरोप से चलता है तो इस समय बीच में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए, जिसे उत्तर मासा अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे पार करते हुए? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसे उत्तमासा अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है, इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, एग्जाम में या तो केप ऑफ गुड होप दिया रहेगा या उत्तमासा अंतरीप दिया रहेगा। यह कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका का यह जो दक्षिणी बिंदु है वहीं है। देखिएगा आप मैप पे जाइएगा, कोई भी मैप हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, ऑक्सफोर्ड का एटलस देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी बिंदु है वहाँ पे दिया रहेगा उत्तर मासा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। इसी को यहाँ पार करते हुए भारत में जो है केरल के कालीकट में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? केरल के कालीकट में पहुँचता है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब कालीकट में जब यहाँ पहुँचता है तो इस क्रम में एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? उसका नाम था अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद के द्वारा इस वास्को डी गामा का इस यात्रा में सहायता किया गया था। किसके द्वारा? तो अब्दुल मजीद के द्वारा इसका सहायता किया गया था। और यह जब आया यहाँ पे कालीकट, कालीकट कहाँ पे है? तो कालीकट केरल में है। कहाँ पे है? तो कालीकट में आया था। तो भारत में वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो यहाँ कालीकट पे आया था। ठीक है, कालीकट कहाँ में है? तो कालीकट केरल में है। जब यह कालीकट आया तो यहाँ के शासक थे, उनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? उनका नाम था जमोरिन। और इस जमोरिन के द्वारा इस वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। किसके द्वारा? तो जमोरिन के द्वारा। और ये जमोरिन कौन थे? तो इस समय कालीकट के शासक थे। ठीक है, इतना आया समझ में?
ओके। जब वास्को डी गामा भारत में आया था, तो इस समय हुआ क्या कि इस समय भारत में अरब के व्यापारी व्यापार पे एकाधिकार जताए हुए थे। यानी कि उनका जो है व्यापारिक जितना भी भारत के साथ व्यापार हो रहा था, उस पे अरब के व्यापारियों का ज़्यादा नियंत्रण था। इस वजह से वास्को डी गामा का अरब के व्यापारियों के साथ विवाद होता है। किसके साथ विवाद होता है? तो अरब के व्यापारियों के साथ विवाद होता है, और इस विवाद के कारण वास्को डी गामा को वापस जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? वापस पुर्तगाल जाना पड़ता है। और इस क्रम में वो अपने साथ कुछ मसाला, जैसे में गरम मसाला, जैसे में काली मिर्च, जड़ी बूटी आदि को अपने साथ लेकर जाता है। यह जब यूरोप लेकर पहुंचा और वहाँ पे इसका बिक्री किया, तो उसे अपनी पूरा यात्रा का जितना यात्रा भारत और यूरोप के बीच करने में उसको लागत लगी थी, जितना खर्च लगा था, उस खर्च का 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। कितना गुना? 60 गुना अधिक मुनाफा उसे हुआ। ठीक है। इस वजह से वहाँ के जो व्यापारी थे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुए, और यह बात धीरे धीरे अन्य यूरोपीय क्षेत्रों में भी फैल गई कि इंडिया या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। इस वजह से सबसे पहले पुर्तगाल में कंपनी की स्थापना किया गया, भारत के साथ या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये जो कंपनियां थी विभिन्न यूरोपीय देशों की, इसका स्थापना का क्या डेट था, क्या क्रम था इनका। ठीक है। और यह जो डेट है एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। या तो आपको डायरेक्ट डेट दे देगा और आपको टिक करने का यानी चूज करने का ऑप्शन रहेगा, या फिर आपको उन कंपनियों का नाम दिया रहेगा और क्रम में सजाने को बोल देगा कि इनमें कौन सी कंपनी का स्थापना पहले और बाद में हुआ था। ठीक है। इस वजह से डेट और उसका क्रम ध्यान में रखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको बता दूं कि लिखने का आप लोग झंझट मत रखिए। ठीक है। आप लोग केवल और केवल इस क्लास को ध्यान से समझिए, और आपको होगा क्या कि पीडीएफ जब प्रदान किया जा रहा है हैंड रिटेन फॉर्मेट में ही, तो आप लोग को क्यों टाइम वेस्ट करना है। ठीक है। केवल इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। बहुत ही अच्छा विस्तृत रूप में लिखा गया है, ये नहीं कि इसी तरह शॉर्ट ही पीडीएफ बनाया गया है। जो हैंड नोट्स है हैंड रिटेन, उसको विस्तृत रूप में लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। समझाने के लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्द लिख रहा हूँ ताकि टाइम की हम लोग का क्या हो, बचत हो। ठीक है। और आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक। आते हैं यूरोपीय कंपनियों का स्थापना। यूरोपीय कंपनियों का स्थापना, इस स्थापना का एक ट्रिक है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी आप लोग को यह ट्रिक अटपटा लग रहा होगा, किंतु कुछ बार इसको बोल लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। 4-5 बार बोल लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। इसमें हम लोग कंपनियों का पहला शब्द को लेते हैं, जैसे में पुर्तगाली का ले लेते हैं पू, इसके बाद ब्रिटिश का लेते हैं बी, पूबी ड, इसके बाद ड चाहते हैं पूबिट डे फ्रा श्वी। ठीक। यह जो है आप लोग इसे ट्रिक बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जितना से जितना हो आसानी से किसी भी चीज़ को समझें और उसे एग्जाम में बेहतर तरीके से पेश करें। इस क्रम को यदि आप यह ट्रिक को याद रखिएगा तो इसका क्रम आपको याद हो जाएगा, और यदि एग्जाम में क्रम सजाने को आपको दे दे तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा कि किस कंपनी का स्थापना कब हुआ था क्रम में। ठीक है। तो पू से क्या होगा? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा? तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो स्थापना हुआ था 1498 में हुआ था। क्यों? क्योंकि जब वास्को डी गामा इसी समय क्या हुआ था, आया तो वापस चला गया, तो इस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। भारतीय वस्तुओं को जब बेचा तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। इस वजह से सबसे पहले 1498 में पुर्तगाल में ही कंपनी को स्थापित किया गया था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। काफ़ी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्थापना हुआ था 1599 में। किसी किसी पुस्तक में आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे 1600 ईस्वी भी दिया रहेगा। इस वजह से आपको भयभीत नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 1500 दिया रहेगा या फिर 1600 दिया रहेगा। ठीक है।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1599 या 1600 में। इसके बाद डच से डच का नाम आता है और ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका स्थापना 1602 में हुआ था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1602 में। और इसके बाद नाम आता है डेनिश का। डेनिश, जो डेनिशों की कंपनी है उसका स्थापना हुआ था 1616 में। कब हुआ था? 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। इसके बाद स्थान आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का और यहाँ का जो कंपनी था उसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था और इनकी जो कंपनी है स्थापित हुआ था 1664 में। तो फ्रांसीसियों की कंपनी कब स्थापित हुआ था? तो 1664 में। और एक लास्ट बच जाता है जिसका नाम है स्वीडिश। क्या नाम है? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसकी जो स्थापना हुआ था 1731 में हुआ था। किंतु यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनियां थी इनका जो संबंध है भारत से है, यानी कि ये अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भारत में कर रही थी। किंतु जो स्वीडिश कंपनी है इसका संबंध चीन से है, या भारत में नहीं आई थी। एग्जाम में देगा कि इनमें कोई किस किस कंपनियों का संबंध भारत से है, तो स्वीडिश को छोड़ाकर बाकी सब कंपनियां जो हैं भारत से संबंधित थी। ठीक है, आप लोग को राइटिंग थोड़ा वो दिख रहा होगा कि उतना अच्छा नहीं है। अच्छा राइटिंग के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा जल्दी लिखने की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कम टाइम में आपको समझा दूँ। ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एक बात यहाँ पे और समझिए, यह जो कंपनी है इसका यह स्थापना का क्रम है, किंतु एग्जाम में पूछ देगा कि आने का यानी कि भारत में आगमन का क्रम पूछेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? तो जो डच कंपनी है इसकी स्थापना हुआ था 1602 में और जो ब्रिटिश कंपनी है उसकी स्थापना हुआ था 1599 में या 1600 में। किंतु आगमन के क्रम में यह जो डच है ब्रिटिश से पहले आया और ये जो ब्रिटिश है वह डचों के बाद आए। तो बाकी क्रम तो यही रखिएगा, आगमन में केवल डच को ऊपर रख दीजिएगा और ब्रिटिश को नीचे रख दीजिएगा, बाकी सब वही क्रम है। और स्थापना का क्रम तो सीधा सीधा है ही। तो यह ध्यान रखिएगा कि वह स्थापना का डेट पूछा है, क्रम पूछा है, या फिर आगमन का क्रम पूछा है। ठीक है, क्रम पूछेगा, आगमन में डेट आपको नहीं देगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्रम में, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली को देखेंगे, इसके बाद ब्रिटिश को, तब डच को, डेनिश को, फ्रांसीसी को। स्वीडिश को हम लोग नहीं पढ़ेंगे और इनसे जो स्वीडिश है इनसे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो गतिविधि है भारत में था ही नहीं। केवल यही पूछ सकता है कि इसका संबंध किस देश से था, तो वह चीन से था। बाकी सभी को हम लोग पारा पारी करके पढ़ लेंगे। ठीक है, एक करके। तो हम लोग पढ़ेंगे किस कंपनी को? तो सबसे पहले पुर्तगाल को पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, पीडीएफ में सब चीज़ इंक्लूडेड है और बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में उसको वहाँ पे नोट किया गया है। इस वजह से आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आते हैं हम लोग देखते हैं पुर्तगाल के विषय में। पुर्तगाल, तो पुर्तगालियों में हम लोग देखें कि जो सबसे पहला व्यक्ति था वो भारत आने वाला कौन था? तो वह था वास्को डी गामा। कब आया था? तो हम लोग देख चुके हैं कि 1498 में आया था। तो वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध पुर्तगाल से है। वह जब यूरोप से भारत आता है तो दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप या उतमासा अंतरीप को पार करते हुए केरल के कालीकट में आता है और इस यात्रा में उसकी सहायता गुजरात का व्यापारी अब्दुल मजीद के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जब यहाँ कालीकट आता है तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो जमोरिन था, जो उसका बहुत ही भव्य स्वागत करता है। इतना आया समझ में। और यहाँ जो वास्को डी गामा था किसका प्रतिनिधि था? जब पुर्तगाल से आया तो किसका प्रतिनिधि था? तो उनका नाम था जॉन हेनरिक। क्या नाम था? जॉन हेनरिक, या इन्हीं को द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? द नेविगेटर। ठीक है, इन्हीं का यहाँ क्या था? प्रतिनिधि था। तो वास्को डी गामा किसका प्रतिनिधि था? तो जॉन हेनरिक या द नेविगेटर। ठीक है, इतना आया समझ में। ओके, इसके बाद वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो अभियान होता है, पहले वास्को डी गामा का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है 1502 में।
कब आता है? 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है, फिर वापस जाता है और तीसरी बार जब आता है तो वह जो समय था वह 1524 था। तो पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में और तीसरी बार आया 1524 में। जब इस समय 1524 में आया था तो इस समय वह पुर्तगाल का जो कंपनी है उसका गवर्नर बनकर आया था। कौन? वास्को डी गामा 1524 में गवर्नर बनकर आया था कंपनी का, किंतु इसका भाग्य में भारत पे गवर्नर बन के शासन करना नहीं लिखा था। इस वजह से कह सकते हैं कि इसकी जो मृत्यु हो जाती है 1524 में ही हो जाती है। कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु कोच्चिन में होती है, जो कि केरल में है। कहाँ? कोच्चिन में। इसी को वर्तमान में कोच्चि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कोच्चि के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है? तो यहाँ केरल में है। ठीक है, यहाँ केरल में है। एक सेकेंड। इसके बाद दूसरा जो अभियान है पुर्तगालियों का वह होता है 1502 में, 1500 में होता है। और किसके नेतृत्व में होता है? तो पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल के नेतृत्व में। ठीक है, एक सेकेंड बस थोड़ा सा इंक डाल लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखने में अस्पष्टता आ रही होगी आपको। तो अभी तो ठीक होगा, किंतु आगे चल के दिखेगा नहीं अच्छा से, इस वजह से इंक इसमें डाल लेते हैं। तो आपको वास्को डी गामा के विषय में यहाँ तक जानकारी कंप्लीट हो गई। यहीं से वास्को डी गामा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएंगे, यहाँ से ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों का जो दूसरा अभियान है वह किसके नेतृत्व में होता है। तो उस नेतृत्व में होता है, सबसे पहले लिख देते हैं पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वह था पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। कब होता है? तो 1500 ईस्वी में होता है, केब्राल के नेतृत्व में। इसका फुल नाम क्या है? पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। केवल केब्राल भी नाम रखिएगा, तो एग्जाम में केब्राल रहेगा अवश्य, वहाँ से भी आप लोग पकड़ सकते हैं। नोट में जो PDF है, जो नोट्स है, उसमें फुल नाम लिखा रहेगा आपको। ठीक है, तो 1500 में केब्राल के नेतृत्व में, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगालियों का अभियान होता है। इसके बाद जो इनका कंपनी है, पुर्तगालियों का पहला कंपनी जो है स्थापित किया गया था कोच्चिन में। कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चिन में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1503 में। कब स्थापित किया गया? 1503 में। कहीं कहीं आपको देखिएगा तो कालीकट भी रहता है। ठीक है, क्योंकि वास्को डी गामा जब आया था तो कालीकट में वो अनुमति लिया था, किंतु हुआ क्या कि जमोरिन के द्वारा बाद में उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। इस वजह से जो पहला कंपनी है वह कोच्चिन को ही दिया रहता है। कोई भी एग्जाम में जो है पुर्तगालियों का पहला कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ? तो वह कोच्चिन में हुआ। कब हुआ था? 1503 में। यदि कोचिन न रहे, मान लीजिए ऐसा एग्जामिनर कोचिन हटा दे, उससे मन हो कि नहीं मैं कालीकट को ही जानूंगा, तो देखिएगा कालीकट होगा तो उससे भी आप लोग ठीक कर सकते हैं। किंतु दोनों में यदि कालीकट और कोचिन में रहेगा तो आपको कोचिन को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, और इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है उसकी स्थापना हुआ था कन्नूर में। कहाँ? तो उसकी स्थापना कन्नूर में 1505 में किया गया था। ठीक है, तो यह फैक्ट्रिया क्या है? इसे ही हम लोग व्यापारिक कोठी के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट्री दिया रहेगा या व्यापारिक कोठी दिया रहेगा, तो इससे आपको दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही है। इसमें होता क्या था? तो इसमें जितने भी वस्तुएं थीं जो व्यापार के लिए आगमन या उसका निर्यात किया जाता था, यहीं पे इकट्ठा रखा जाता था। और जो कंपनी के लोग थे वह इसी में अपना निवास स्थान भी बनाए हुए थे, और इसको किलाबंदी करके वो लोग सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके कि जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री है वह कहाँ पे? तो 1503 में कोचिन में, और जो दूसरी है 1505 में कहाँ पे? कन्नूर में स्थापित किया गया था। पुर्तगालियों का एक जो गवर्नर है, पहला गवर्नर बन के आता है, उसका नाम है जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह क्या था? तो यह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। कौन था? पहला गवर्नर। कब आया था? तो 1505 से 1509 ईस्वी तक। आप लोग बोलिए कि सर आप तो
वहाँ उसको बोले हैं वास्को डी गामा का गवर्नर बनकर आया है। हाँ, किंतु वह कब आया था? वो 1524 में आया था, ठीक है, गवर्नर बन के, ठीक है। तो उससे तो पहला तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह कब आया था? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था और यह 1509 तक रहता है, ठीक है। इसके द्वारा एक नीति को लागू किया गया था, एक नीति जिसका नाम था शांत जल की नीति। क्या नाम था? शांत जल की नीति। इसे ही कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो ब्लू वाटर पॉलिसी। कोई भी एग्जाम में दिया रहेगा, दुविधा में नहीं पड़ना है, दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है। या तो शांत जल की नीति दिया रहेगा या ब्लू वाटर पॉलिसी दिया रहेगा। इसे किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ही लागू किया गया था। यह नीति क्या था? इसके तहत कौन से कार्य किए जाते थे? तो इसके तहत पुर्तगाल और दक्षिण पूर्व एशिया या भारत के साथ जो व्यापार होता था, समुद्री व्यापार होता था, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था। किस नीति के तहत? तो शांत जल की नीति के तहत या ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। इसे ही जब इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसके द्वारा इस नीति को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को हम लोग देख चुके। इसके बाद जो दूसरा गवर्नर बन के आता है उसका नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क या केवल अल्बुकर्क, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था 1509 से 1515 तक था। कब से कब तक था? तो 1509 से 1515 ईस्वी तक था। यह जो अल्बुकर्क है, इसे कहा जाता है कि यह भारत में पुर्तगालियों का जो बस्ती है, वो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कौन? तो अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। किस चीज़ का? तो पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा देखिएगा तो एक कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। किसके द्वारा? कोचीन को मुख्यालय बनाया। किसे? कोचीन को। और इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी का समय था और इस समय बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, और उन आदिल शाह को पराजित करके यह क्या किया? गोवा पे अधिकार कर लेता है। तो गोवा पे अधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो गोवा पर अधिकार अल्फांसो डी अल्बुकर्क या केवल अल्बुकर्क भी दिया रहेगा, तो उसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1510 में किया गया था। और इसी गोवा में इसने किसे पराजित करके? तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके यहाँ पे अधिकार किया था। और अल्बुकर्क जो है इस गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, या पूछ भी सकता है कि सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किसके द्वारा किया गया था? तो अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1510 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था, ठीक है। और यह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों को क्या किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, और साथ ही साथ वो कहा कि आप लोग शादी करके भारत में ही बसिए, ठीक है। तो भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? तो वह था अल्बुकर्क, ठीक है। आया समझ में? तो ये अल्बुकर्क ही ऐसा कार्य किया था। और इसकी जो मृत्यु होती है गोवा में ही हो जाती है। इसके वजह से इसका जो मजार है उसका जो निर्माण है इसी गोवा में किया जाता है। तो अल्बुकर्क का मजार कहाँ पे है? तो अल्बुकर्क का मजार गोवा में ही मिलता है। इसके बाद अल्बुकर्क के बाद जो गवर्नर बन के आता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा। यह जो नीनो डी कुन्हा था एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था, और इसका जो कार्यकाल था वह था 1529 से 1538 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1529 से 1538 तक। इसके द्वारा किया क्या गया कि जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था वह कहाँ था? तो इसने कोचीन को बनाया था। कौन? अल्बुकर्क ने। और वहीं नीनो डी कुन्हा के द्वारा कोचीन से कहाँ कर दिया गया मुख्यालय? तो मुख्यालय गोवा को बनाया गया। तो गोवा को किस पुर्तगाली के द्वारा मुख्यालय बनाया गया था? तो वह है
नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा इस समय गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के शासक का क्या नाम था? गुजरात के शासक का नाम बहादुर शाह था। और यह जो है नीनो डी कुन्हा बहादुर शाह को पराजित करके उनकी हत्या कर देता है। और हत्या करके 1534 में बसीन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लेता है। 1535 में दीव पर, तो बसीन पे और दीव पर अधिकार किसने किया? तो वह नीनो डी कुन्हा ही था जो कि यहाँ पे अधिकार कर लिया। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। और गए कब थे? तो 1961 में। इस प्रकार आने वाले सबसे प्रथम थे और जाने वाले सबसे अंतिम थे। तो आने वाले में सबसे प्रथम कौन है? तो पुर्तगाली ही है। और जाने वाले में सबसे अंतिम कौन है? तो वह है पुर्तगाली ही। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इनके द्वारा, इसको थोड़ा बोर्ड को प्रेस में कर देता हूँ। ठीक है, इनके द्वारा एक समुद्री व्यवस्था को स्थापित किया गया था जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एस्तादो द इंडिया। और ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। तो अपने आप को सागर का स्वामी कौन कहते थे? तो पुर्तगाली ही थे। और एस्तादो द इंडिया व्यवस्था को स्थापित किए थे। ठीक है, और इनके द्वारा एक पद्धति को लागू किया गया था, कार्टेल आर्मेडा पद्धति। कार्टेल आर्मेडा पद्धति यह क्या था? तो इसके तहत यह जो था एक लाइसेंस व्यवस्था था। क्या? तो यह जो कार्टेल आर्मेडा पद्धति था यह क्या था? तो यह एक लाइसेंस व्यवस्था था। और इसके तहत होता क्या था कि यह लाइसेंस प्रदान करते थे। यहाँ पे एक कार्टेज है, कार्टेल नहीं है, कार्टेज आर्मेडा पद्धति है। यह एक लाइसेंस व्यवस्था था। और इसके तहत वह क्या करते थे? समुद्र के माध्यम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करते थे। जिस व्यक्ति के पास यह लाइसेंस होता था वहीं समुद्र में व्यापारिक गतिविधियों को कर सकता था। तो यहाँ तक कि अरब व्यापारी तो छोड़िए, अन्य यूरोपीय जो कंपनी था उन्हें भी, यहाँ तक कि जो उस समय बादशाह थे अकबर को भी क्या होता था? इस कार्टेज आर्मेडा पद्धति के तहत लाइसेंस को लेना होता था समुद्र के माध्यम से व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या है? तो एक लाइसेंस व्यवस्था है जिसे सभी लोगों को समुद्र के माध्यम से व्यापार करने के लिए लेना अनिवार्य था। किसने लागू किया था? तो इसे पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। ये अपने आप को सागर का स्वामी बताते थे। क्या बताते थे? सागर का स्वामी। एस्तादो ए इंडिया का संबंध किससे है? तो ये पुर्तगालियों से ही है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इनके द्वारा एक व्यवस्था को चालू किया गया था जिसे काफिला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कौन सी व्यवस्था? तो काफिला व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। और इसके तहत यह क्या करते थे? तो जितने भी जो जहाज हैं, व्यापारिक जहाज हैं, उन जहाज़ों को ये लोग सुरक्षा प्रदान करते थे। किस व्यवस्था के तहत? तो काफिला व्यवस्था के तहत क्या करते थे? ये लोग सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा कुछ सामान को जो है मध्य अमेरिका से भारत लाया गया था, जिसके पश्चात ही उनका भारत में उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो उसमें क्या था? तो उसमें था आलू, मक्का और तंबाकू। आलू, मक्का और तंबाकू को मध्य अमेरिका से भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। कहाँ से लाए थे? तो ये लोग मध्य अमेरिका से इसे लेकर आए थे। ठीक है, कहाँ से? मध्य अमेरिका से। इसके अलावा इन्होंने 1556 में, कब? 1556 में गोवा में क्या करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। कब किया गया था? तो 1556 ईस्वी में किया गया था। इतना आया समझ में आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में बेहतर तरीके से आ रहा होगा। इसके अलावा ये जो पुर्तगाली थे एक
बंगाल में स्थान था समुद्री तट पर, उसका नाम था हुगली। इस हुगली में ये लोग क्या करते थे कि लूटपाट का कार्य करते थे। इस वजह से शाहजहां इनके व्यवहार से नाखुश हो गया और 1632 में इन पे क्या कर दिया, आक्रमण करके इन्हें पराजित किया। तो कौन, तो शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। और शाहजहां के द्वारा, तो पुर्तगालियों को किसके द्वारा पराजित किया गया, तो शाहजहां के द्वारा पराजित किया गया। कब किया गया, तो 1632 में। कहाँ पे, तो हुगली में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद देखा जाए तो इनके द्वारा एक कला का विकास किया गया था स्थापत्य कला में। उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था गोथिक कला। क्या था, गोथिक कला। तो गोथिक कला का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो वह पुर्तगाली ही थे जिनके द्वारा इस गोथिक कला को, स्थापत्य कला से क्या संबंध है, जैसे निर्माण कार्य होता है, जैसे भवन का आदि निर्माण किया जाता है, उसी को स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। उसी में एक गोथिक कला को ये लोग विकसित किए थे। इसके अलावा यह जो पुर्तगाली हैं, इन्हीं को एक श्रेय दिया जाता है कि ये लोग भारत और जापान के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसे स्थापित करने का श्रेय इन पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। तो भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ तक जो पुर्तगाली हैं हम लोग का कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपको क्या होंगे, एग्जाम में मिल जाएंगे, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस कंपनी को, इसके बाद किसका स्थापना हुआ था, तो इसके बाद स्थापना हुआ था ब्रिटिश का, किंतु भारत कौन पहले आए, तो भारत डच आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग किससे देखेंगे, तो डच को देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। किससे देखेंगे, तो डच को देखेंगे। डच संसद के प्रस्ताव पे 1602 ईस्वी में डच कंपनी को स्थापित किया गया था। कब, 1602 में हम लोग देखे हैं। ये जो डच थे ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के, तो नीदरलैंड के रहने वाले थे, और इसी नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से, तो इसी नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो व्यापार का जो परमिट था वह 21 वर्षों का प्रारंभ में प्रदान किया गया था। प्रारंभ में कितने समय का था, 21 वर्षों का था, जिससे आगे चलकर क्या कर दिया जाता है, विस्तारित कर दिया जाता है। यह जो डच हैं मुख्य रूप से इंडोनेशिया तक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को केंद्रित किए हुए थे। कहाँ तक, तो इंडोनेशिया में यह केंद्रित थे, इंडोनेशिया। और जब इनका भारत से संपर्क होता है तो यह अपने व्यापार में सूती वस्त्र को शामिल करते हैं। सूती वस्त्र को शामिल कब करते हैं, जब इनका संपर्क भारत से होता है। इसके अलावा यह हम बता दूं कि यह जो डच है एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि इस पे सरकार का नियंत्रण अधिक था। कोई भी युद्ध करना हो, संधि करना हो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो इसे डच सरकार की जो है अनुमति लेनी आवश्यक होती थी, ठीक है। तो यहाँ जो डच हैं इंडोनेशिया में क्या थे, केंद्रित थे मुख्य रूप से। बाद में इनका संपर्क भारत से होता है। इसके अलावा इन डचों के द्वारा जो अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया गया था वह 1605 में किया गया था। कब, 1605 में। कहाँ किया गया था, तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, यह मसूलीपट्टनम कहाँ है भैया जी, तो यह है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में यह मसूलीपट्टनम है, और यहीं पे लोग अपने पहली फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। इसके बाद 1610 में वे लोग अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं पुलिकट में। कहाँ पे, तो पुलिकट में। यह कहाँ पे है, तो यह तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार इनके द्वारा अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्थापित कहाँ पे किया गया था, तो 1610 में पुलिकट में स्थापित किया गया था। और इसी पुलिकट में ये लोग एक सोने का सिक्का जारी किए थे जिसका नाम था पैगोड़ा। क्या नाम था, पैगोड़ा। तो पैगोड़ा सिक्का को जारी किसने किया, डचों ने जारी किया। कहाँ जारी किया था, तो पुलिकट में जारी किया था। और बाद में ये लोग अपने जो मुख्य, और इसी पुलिकट को ये लोग अपना क्या बनाते हैं, तो मुख्यालय बनाते हैं, मुख्यालय। और बाद में आगे चलकर इनका जो मुख्यालय है वह नागपट्टनम हो जाता है। कहाँ पे, तो नागपट्टनम।
तो पहले मुख्यालय पुलिकट में था और बाद में नागपट्टनम में यह क्या करते हैं, अपने मुख्यालय को स्थापित करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो डच थे ये लोग 1616 में सूरत पे अधिकार करते हैं। कब? 1616 में कहाँ अधिकार करते हैं? तो सूरत पे अधिकार करते हैं। यह सूरत कहाँ है? तो सूरत जो है गुजरात में एक तटीय शहर है और यहाँ पे ये लोग अधिकार करके 1616 में यहाँ पे अपनी कंपनी को ये लोग स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो डच थे, बंगाल में इनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री है, बंगाल में, कहाँ पे? तो बंगाल में इनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री है उसका स्थापना पिपली में किया जाता है। कहाँ पे? पिपली में किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1627 में इस कंपनी को स्थापित किया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा ये पहली थी और जो दूसरी थी, ये पहली और जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया गया वह चिनसूरा में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो चिनसूरा में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1653 में। कब? 1653 में। तो पहली फैक्ट्री बंगाल में पिपली में 1627 में और दूसरी चिनसूरा में 1653 में। किंतु ओवरऑल पूछा जाए कि पूरे भारत में पहली फैक्ट्री कब? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश की और दूसरी 1610 में तमिलनाडु के पुलिकट में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और इसी चिनसूरा में ये लोग एक फोर्ट का स्थापना करते हैं, एक किला का स्थापना करते हैं जिसका नाम है गुस्ताबुस फोर्ट। क्या नाम है? गुस्ताबुस फोर्ट। तो गुस्ताबुस फोर्ट का ये लोग स्थापना कहाँ पे करते हैं? तो चिनसूरा में करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। और इनके द्वारा जो है अपने व्यापार में किस किस वस्तुओं को मुख्य रूप से शामिल किया गया था? तो उसमें जैसे मसाला है, नील है, एक कच्चा रेशम है, कपास है, सोरा है, सूती वस्त्र है, इस सभी को शामिल किया गया था। तो नील, कपास, कच्चा रेशम, इसके अलावा सोरा, ये सोरा बारूद निर्माण में प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा सूती वस्त्र। इनके व्यापार में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु था वह सूती वस्त्र ही था। ठीक है, सूती वस्त्र ही इनका सबसे महत्वपूर्ण वस्तु था। ठीक है, और भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय इन डचों को ही दिया जाता है। इतना आप लोग को कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो डच थे यह पुर्तगालियों को समुद्री साम्राज्य से बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पुर्तगालियों को समुद्री व्यवस्था से बाहर कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे। और यह जो एक युद्ध होता है वह 1759 में होता है। कब होता है? 1759 में। क्या नाम था? तो इसका नाम था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है। कब होता है? 1759 में। और इस युद्ध में जो ब्रिटिश कंपनी था, किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जो ब्रिटिश कंपनी था उसका जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध में जो डच हैं पराजित होते हैं। तो बेदरा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो डच पराजित होते हैं। और इस कारण इनके जो डच हैं इनका भारत में पतन प्रारंभ हो जाता है। और अंतिम रूप से 1795 में ये क्या होते हैं? भारत से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इतना यह समझ में। इसके बाद देखिएगा तो जो श्रीलंका है उस पर पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार किया गया था। किस पे? तो श्रीलंका पे पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार किया गया था। और यह जो डच थे उन पुर्तगालियों को भारत से श्रीलंका से क्या कर देते हैं? बाहर करके उस श्रीलंका पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख चुके हैं कि ये जो डच थे इन पे डच सरकार का काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण था। इस वजह से कोई भी कार्य करने में इन्हें क्या होता था? डच सरकार से अनुमति लेनी होनी पड़ती थी। इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग भारत में विस्तार उतना नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनकी जो नौसेना शक्ति थी वो ब्रिटिशों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। इस वजह से भी ये लोग अपने भारत में ब्रिटिशों से प्रतिस्पर्धा करने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो एक केरल के त्रावणकोर के राजा थे। कहाँ के? तो त्रावणकोर
त्रावणकोर के राजा थे उनका नाम था राज मार्तंड वर्मा। क्या नाम था? राज मार्तंड वर्मा। इनके द्वारा डचों को पराजित किया गया और उस युद्ध का नाम है कोलचेल का युद्ध। कोलचेल का युद्ध। इस युद्ध 1741 में होता है और इस युद्ध में कोलाचेल का युद्ध, इस युद्ध में डच पराजित होते हैं और इनकी जो है केरल में गतिविधियां हैं उसे समाप्त कर दी जाती है। तो डचों को किसने पराजित किया? तो राज मार्तंड वर्मा के द्वारा, जो कि त्रावणकोर के राजा थे, इनके द्वारा इनको क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग ये पुर्तगाली को और डच को देखे हैं। कल के वीडियो में हम लोग ब्रिटिश को, डेनिश को और फ्रांसीसी को कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।